आज हम एक ऐसे नाम पे गहराई से उतर रहे हैं जिसे अक्सर साहस और विद्रोह का प्रतीक माना जाता है, वीर सुरेंद्र साय। हम्म। अब देखिए, ज्यादातर लोग उन्हें ओडिशा के एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तो जानते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो सामग्री है, जिसमें एक ऐतिहासिक लेख है जिसका शीर्षक है वीर सुरेंद्र साय, ओडिशा का बाजीराव विद्रोह। और साथ में उस दौर के कुछ ब्रिटिश प्रशासनिक नोटिंग्स भी हैं। हाँ, और ये सब मिलकर एक ज्यादा जटिल सवाल खड़ा करते हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये है कि वो 37 साल तक ऐसा कैसे कर पाए। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ 37 साल के संघर्ष की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की वीरता की कहानी नहीं रह जाती। सही बात है। ये समाज, रणनीति और उस अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी बन जाती है, जिसे समझना जरूरी है। हमारी आज की पड़ताल इसी कैसे पर केंद्रित होगी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस विद्रोह की नींव पड़ी। साल 1827 संबलपुर के राजा महाराज साय की मृत्यु होती है। और उनकी कोई सीधी पुरुष संतान नहीं थी। हाँ, और सुरेंद्र साय, जो शाही चौहान वंश के सीधे वंशज थे, वो सिंहासन के सबसे मजबूत दावेदार थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अंग्रेजों का ये फैसला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये उनकी उस बड़ी रणनीति का हिस्सा था जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत जैसी नीतियों में देख सकते हैं। मतलब मकसद साफ था। मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी बहाने से रियासतों को हड़पना। संबलपुर के मामले में उन्होंने राजा की विधवा रानी मोहन कुमारी को गद्दी पर बिठा दिया। उन्हें लगा कि एक महिला शासक को नियंत्रित करना आसान होगा। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये तो एक क्लासिक फूट डालो और राज करो की चाल थी। लेकिन स्रोत बताता है कि इसका असर उल्टा ही हुआ। बिल्कुल। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, इसने संबलपुर के लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। उन्हें लगा कि बाहर से आई एक ताकत उनके हजारों साल पुराने उत्तराधिकार के नियमों को बदल रही है। बिल्कुल। और यहीं से सुरेंद्र साय एक राजकुमार से विद्रोही बनते हैं। उनके लिए ये सिर्फ गद्दी छीन जाने की बात नहीं थी। नहीं, ये उनकी पहचान, उनकी परंपरा और उनकी धरती की संप्रभुता पर हमला था। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे एक चिंगारी को दबा रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने एक ज्वालामुखी को भड़का दिया था। और उनका पहला कदम था इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर देना और अपने भाइयों और समर्थकों के साथ हथियार उठा लेना। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। सुरेंद्र साय ने आमने सामने की लड़ाई नहीं चुनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उन जंगलों और पहाड़ियों को अपना घर बना लिया जिन्हें अंग्रेज एक खतरनाक इलाका मानते थे। हमारे एक स्रोत में उन्हें ओडिशा का बाजीराव कहा गया है। ये उपाधि बहुत बड़ी है। क्या ये सिर्फ उनके युद्ध कौशल की वजह से थी या इसके पीछे कोई और गहरा मतलब भी था? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, सतही तौर पर देखें तो ये तुलना उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति की वजह से है। जैसे मराठा पेशवा बाजीराव अपनी बिजली की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने के लिए जाने जाते थे, वैसे ही सुरेंद्र साय भी करते थे। वे अचानक हमला करते, अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाते और इससे पहले कि ब्रिटिश सेना संभल पाती, वो और उनके साथी घने जंगलों में गायब हो जाते। लेख में एक घटना का जिक्र है कि कैसे उनके लोगों ने एक अहम पुल को उड़ाकर अंग्रेजों की पूरी रसद सप्लाई लाइन को हफ्तों तक ठप कर दिया था। मतलब ये सिर्फ भागो और छिपो वाली लड़ाई नहीं थी, इसमें तो बाकायदा इंजीनियरिंग और सैन्य योजना शामिल थी। हाँ, लेकिन यहाँ बाजीराव से उनकी तुलना में एक फर्क भी है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाजीराव एक स्थापित विशाल मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। उनके पास संसाधन थे, एक संगठित सेना थी। अच्छा। दूसरी तरफ सुरेंद्र साय के पास ऐसा कुछ नहीं था। उनकी सेना कौन थी? वो थे गोंड, खैरोड़ और दूसरी दर्जनों जनजातियों के लोग, स्थानीय जमींदार और आम किसान। मतलब आम लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उनके साथ आ खड़े हुए थे। उनकी ताकत किसी शाही खजाने से नहीं, बल्कि लोगों के समर्थन से आती थी। तो क्या ये कहना सही होगा कि वे एक सैन्य जनरल से ज्यादा एक सामाजिक इंजीनियर थे? उन्होंने इतने अलग अलग समूहों को, जिनके अपने अपने हित हो सकते थे, एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट कैसे किया? आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, सामाजिक इंजीनियर। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही थी। उन्होंने ये समझा कि अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ आदिवासी या सिर्फ जमींदार अकेले नहीं लड़ सकते। उन्होंने इन सभी के असंतोष को एक धारा में मोड़ दिया। आदिवासियों के लिए ये अपनी जमीन और जंगल बचाने की लड़ाई थी।
जमींदारों के लिए ये अपना छीना हुआ सम्मान वापस पाने की लड़ाई थी। सुरेंद्र साय इन सभी की आकांक्षाओं का चेहरा बन गए। लेकिन जो ब्रिटिश प्रशासनिक नोटिंग्स हमारे पास हैं, वे उन्हें एक नायक के रूप में नहीं देखती। उनमें उन्हें एक उपद्रवी और खतरनाक विद्रोही कहा गया है। हाँ, जो अशिक्षित आदिवासियों को भड़का रहा है। सही। यह दृष्टिकोणों का टकराव दिखाता है। और ये स्वाभाविक है। विजेता हमेशा इतिहास को अपने नजरिए से लिखता है ना? अंग्रेजों के लिए कोई भी व्यक्ति जो उनके नियंत्रण को चुनौती दे, वो विद्रोही ही होगा। लेकिन यहां एक और बात ध्यान देने वाली है। क्या? स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये गठबंधन हमेशा मजबूत नहीं रहता था। अंग्रेज लगातार कुछ स्थानीय सरदारों को लालच देकर या डराकर तोड़ने की कोशिश करते थे, जिससे सुरेंद्र साय को सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अंदरूनी चुनौतियों से भी लगातार जूझना पड़ता था। अब आते हैं उस बात पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। ये लड़ाई 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 37 साल तक चली, 1827 से 1864 तक। 37 साल? जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं सोचने लगी कि 37 साल का मतलब एक पूरी पीढ़ी होता है। जो बच्चा इस विद्रोह की शुरुआत में पैदा हुआ, वो जवान होकर इसी लड़ाई का सिपाही बन गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब उस वाक्यांश में छिपा है जिसका जिक्र स्रोत में है, जन चेतना की क्रांति। जन चेतना की क्रांति। ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये लोगों की सोच में आया एक बदलाव था। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये जन चेतना क्या थी। हाँ, मेरा सवाल भी यही है। क्या ये आज के जमाने की तरह कोई संगठित राष्ट्रवादी भावना थी, या फिर ये अलग अलग समूहों का गुस्सा था जो बस एक ही दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो गया था? स्रोत इस पर क्या रोशनी डालता है? स्रोत बताता है कि ये दोनों का मिश्रण था। इसे हम शायद क्या कहते हैं, प्रोटो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का शुरुआती रूप कह सकते हैं। अच्छा। लोगों के मन में भारत की एक राष्ट्र के रूप में शायद उतनी स्पष्ट तस्वीर न रही हो, लेकिन हमारा संबलपुर, हमारी धरती, हमारी परंपरा का भाव बहुत मजबूत था। मतलब अपनी पहचान का भाव। अपनी पहचान का भाव। अंग्रेज एक बाहरी शक्ति थे जो इस हमारे पर कब्जा कर रहे थे। सुरेंद्र साय ने इसी भावना को एक राजनीतिक और सैन्य आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वे महज प्रजा नहीं बल्कि अपनी किस्मत के मालिक हैं। और इसी दौरान 1857 का महान विद्रोह भी हुआ। उत्तर भारत में तो क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी। उस समय सुरेंद्र साय क्या कर रहे थे? वे 1857 के विद्रोह के गुमनाम नायक थे। उस समय वे हजारीबाग जेल में बंद थे, लेकिन विद्रोहियों ने उन्हें छुड़ा लिया। ओहो। बाहर आते ही उन्होंने संबलपुर में क्रांति की मशाल को और तेजी से चला दिया। जहां इतिहास की किताबें दिल्ली, मेरठ और लखनऊ की कहानियों से भरी पड़ी हैं, वहीं पूर्वी भारत के इन जंगलों में चल रहे संघर्ष पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसका महत्व तो बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। उन्होंने अंग्रेजों की एक बड़ी सैन्य टुकड़ी को इस इलाके में उलझाई रखा, जिससे उनकी ताकत बढ़ गई। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 37 साल तक लड़ने के बाद जो योद्धा कभी युद्ध के मैदान में नहीं हारा, उसे आखिरकार पकड़ लिया गया। और जिस तरीके से ये हुआ वो बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। अंग्रेज उन्हें लड़ाई में नहीं हरा सके तो उन्होंने धोखे का सहारा लिया। ये उनकी पुरानी रणनीति थी। 1864 में एक मुखबिर की सूचना पर जब सुरेंद्र साय अपने कुछ मुख्य सहयोगियों के साथ एक जगह पर थे, अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं बची थी और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक विश्वासघात था। ये सोचना भी कितना मुश्किल है, 37 साल तक अपनी जान दांव पर लगाने के बाद जब आपकी उम्र 55 पार हो चुकी हो, आपको धोखे से पकड़ लिया जाए। और उसके बाद की कहानी तो और भी दर्दनाक है। हाँ, उन्हें देश निकाला देकर असीरगढ़ के किले में कैद कर दिया गया। हाँ, और उनके जिंदगी के आखिरी 20 साल उसी किले की एक अंधेरी कोठरी में बीते। 1884 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आधी सदी तक आजादी की लड़ाई लड़ी, उसने गुलाम के तौर पर अंधेरे में अपनी आखिरी सांस ली। तो यहाँ ये सवाल उठता है, और ये शायद सबसे जरूरी सवाल है, क्या उनका संघर्ष व्यर्थ गया? क्या 37 साल की लड़ाई का नतीजा सिर्फ एक अंधेरी कोठरी में मौत था? अगर हम सिर्फ तात्कालिक नतीजे को देखें तो शायद हाँ, वे संबलपुर को आजाद नहीं करा पाए। लेकिन विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों से नहीं बनती। सही। उनकी शहादत ने ओडिशा की धरती पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाना नामुमकिन है। उन्होंने जो चिंगारी लगाई वो कभी नहीं बुझी। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखा दिया
कि अन्याय के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो मतलब वे युद्ध हार गए लेकिन विचार की लड़ाई जीत गए। बिल्कुल। वीर सुरेंद्र साय सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, वे उस जन विद्रोह की आत्मा, न्याय की आवाज और संघर्ष का प्रतीक बन गए। उनका नाम ही प्रतिरोध का दूसरा नाम बन गया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और लोगों का साथ हो तो संसाधनों की कमी के बावजूद एक साम्राज्य को दशकों तक घुटनों पर लाया जा सकता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, लोगों की एकजुट इच्छा शक्ति में होती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम क्या कहेंगे? वीर सुरेंद्र साय की कहानी सिर्फ एक राजा की अपने राज्य के लिए लड़ाई नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक ऐसे नायक की कहानी है जिसने अन्याय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसने अलग अलग समुदायों को एक साझे मकसद के लिए एकजुट किया और जिसने 33 साल तक एक शक्तिशाली साम्राज्य को चैन की सांस नहीं लेने दी। बिल्कुल। ओडिशा का बाजीराव का खिताब सिर्फ उनकी सैन्य रणनीति को नहीं बल्कि उनकी इसी अदम्य इच्छा शक्ति को सलाम करता है। और उनकी कहानी ये भी याद दिलाती है कि विरासत क्या होती है। विरासत वो नहीं जो आप हासिल करते हैं, बल्कि वो है जो आप पीछे छोड़ जाते हैं। वाह! सुरेंद्र साय ने कोई जीता हुआ राज्य पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने न्याय, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का एक विचार छोड़ा, और ये विचार आज भी जिंदा है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज की चेतना को जगा सकता है और इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल सकता है। जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि सुरेंद्र साय को युद्ध में हराया नहीं गया बल्कि धोखे से पकड़ा गया। इतिहास में ऐसे कई नायक हैं। ये बात किसी भी संघर्ष में ताकत के असली मतलब और किसी व्यक्ति की विरासत के बनने की प्रक्रिया के बारे में हमें क्या सिखाती है?